बहुत सारे माए अल्कोहलिक्स रहते हैं, ड्रग एडिक्ट रहते हैं, उस बीमारी के कारण वो सोल एंटर नहीं कर पाती है। अगर अपने बच्चे को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है, क्लोनिंग जैसा, और बहुत इंटेलिजेंट करना है, तो ऐसे अलग अलग इंजेक्शंस होते हैं। तो उन्होंने बहुत कॉस्टली उस इंजेक्शन को उस एम्ब्रियो में उसने इंजेक्ट किया है, और उस फीटस उनको बोल रही है, माँ को मुझे मत करो, मैं बहुत सही हूँ। उस इंजेक्शन के वजह से उस लड़की को उस इफ़ेक्ट है, कोई बात नहीं सुनती थी और बहुत एग्रेसिव थी, बहुत वायलेंट थी, एरोगेंस थी। भीष्म पितामह का सोल उनमें एंटर हो गया। द्वापर युग में, जो महाभारत में उस समय की स्थिति में हर एक जो महारथी है, जो पंच पांडव है, वही लोग एक एक पिरामिड के अधिपति है। द्रौपदी माँ कौन है, तो मैं वो सब पढ़ के मुझे तो आश्चर्य हो गया। मेरे एक मास्टर के द्वारा मुझे स्पिरिट बेबीज़ का एक बुक मिला, कैसे वो स्पिरिट बेबीज़ अपने माता पिता को सेलेक्ट करते हैं और ये कैसे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, और वो क्यों उनके उस पेरेंट्स को वेट कर रहे हैं, वो माँ कितने चैलेंजेस फेस किए। मैं एक स्त्री हूँ, मुझे भी माँ बनने की इच्छा थी। मैं तो इस जन्म में सब कुछ ठीक था, लेकिन क्यों मुझे इस तरह का इश्यू आया है। और मैं उसी समय से मैंने अपने आप को पूछती थी कि वाई मी। जो भी बोले ये मंदिर में पूजा करो, उसमें तो मैंने हज़ारों रुपए वहाँ खर्चा की। जैसे मैं ध्यान में बैठी, जहाँ जहाँ मुझे पेन्स थे, वो पेन्स ज़्यादा होने लगी और ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ से उठ के चली जाऊँ। पति जी, मैं जब भी उनके सामने गई तो उन्होंने सीधा मुझे कहा है कि यू हैव नॉट कम टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, योर पर्पस इज़ ओवर। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से मिलेंगे अवनी राव जी से और जानेंगे उनकी आगे की इस यात्रा को, और उन्होंने क्या क्या सीखा और क्या क्या वो ध्यान प्रचार के माध्यम से लोगों को सिखा रही हैं। तो जानते हैं उन्हीं से उन्हीं की सुंदर यात्रा को। स्वागत करते हैं अवनी जी आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम। थैंक यू। अवनी जी, हमने अभी तक देखा कि आपने जो भी अभी तक अनुभव किया है उसमें आप निखरती चली गई आगे, परंतु क्या जीवन में एक बार जो हम लेसन ले लेते हैं वो हमेशा के लिए हमारे जीवन में परिपक्व हो जाता है, या आगे फिर उसके लिए कोई हमें नया चैलेंज आता है? इसके बारे में आपसे जानते हैं। चैलेंजेस तो आते रहे हैं ध्यान में आने के बाद, क्योंकि गुरु परीक्षा लेने लगता है, बहुत सारे परीक्षाएं लेता है एक के बाद एक, क्योंकि वो हमें इनिशिएट करता है। और जब भी वो इनिशिएट करता है गुरु, तो उसे हमारा 50% कर्म लेना पड़ता है, तो हमारा बहुत परीक्षा लेते हैं गुरु। तो इस तरह से ध्यान प्रचार जो हैदराबाद में जब तक थी तो सब कुछ ठीक ही तरह चल रहा था। जब भी मैं सेपरेट हो गई और वहाँ से और डबल चैलेंजेस, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कम था, मुझे बहुत कम एलिमनी मिला था और मुझे आगे का जीवन में उस एलिमनी से मुझे आगे बढ़ना था। जब भी मैं उस घर से मैं बाहर आ गई तो मेरे साथ में मेरे 2 पेट्स भी मेरे साथ आ गए, और उनको मैंने वहाँ छोड़ा नहीं, क्योंकि वो दौड़ के मेरे साथ आ गए। तो मुझे लगा कि शायद इनको भी मेरे साथ में जर्नी करना है। हम इतने बड़े घर में रहे हैं, लेकिन जब भी मैं मुंबई में आ गई तो मैं सिटी में नहीं रह सकती थी, क्योंकि सिटी में बहुत रेंट ज़्यादा थे, तो मुझे आउटस्कर्ट्स में रहना पड़ता था, 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर मुंबई सिटी से। तो वहाँ बहुत छोटे छोटे घर, और मेरे जो
एलिमनी के इंटरेस्ट में मुझे भाड़ा देना है और मुझे रहना है और प्लस उन पेट्स को संभालना है। तो पेट्स इस तरफ आने के बाद वो बहुत बीमार होने लगे क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट सब चेंज हो गया और उनको मेडिकल एड देना बहुत ज़रूरी था। और फिर यहाँ पर आने के बाद मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि मेरी मम्मी अपने बेटों के साथ रहती थी और मैं उनके साथ वो छोटा सा घर में मुझे जगह नहीं थी, तो मैं दूर में अपना भाड़ा देके मैं रहती थी और आना जाना। तो पहली बार तो मेरे भाई मुझे प्रोफेशन में लेने के लिए रेडी होते, लेकिन इधर आने के बाद उन्होंने मना किया, बोला मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अभी मैं क्या करूं? तो ऐसे मैं आते जाती थी। फिर मैं पत्री जी ने श्रेयांश को फ़ोन करके बोले कि आप मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी स्टार्ट करो और अवनी आपके साथ काम करेगी। तो उन्होंने मुझे 6,000 सैलरी से मैं वहाँ पर शुरुआत की, लेकिन आना जाना मुझे ट्रेन में आना जाना होता था, तो मुझे ट्रेन्स में ट्रैवलिंग का कोई आदत नहीं थी। तो 2 बार मुझे प्लेटफॉर्म के ऊपर लकीली जब भी मैं ट्रेन चढ़ रही थी तो मुझे पुश कर दिया, तो मैं एकदम उल्टा भी नीचे गए। तो इस तरह के भी चैलेंजेस मैंने फेस किया। उसके बाद मैंने सीखा है कि किस तरह से ट्रेन चढ़ना, और इस तरह से मैं 1 साल तक उनके ऑफिस में जाती थी और बहुत सारे जगह जगहों में जाके ध्यान प्रचार करती थी। और तभी कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, तो कुछ लोगों के साथ में मैं जाती थी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आप चली जाती थी, पैम्पलेट्स बुक्स मेरे साथ में रखते हुए। तो इस तरह से मुंबई में लीव एंड लाइसेंस का प्रोसीजर अलग है महाराष्ट्र में। तो हर 11 महीने में मुझे खाली करना पड़ता था, हर 11 महीने में मुझे नए घर में जाना पड़ता था। तो इस तरह से मैं कुछ अलग अलग प्लेसेस में मैं चेंज करना पड़ता था मुझे। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी पैसे खर्च होते थे। तो एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे मेरा गोल्ड भी बेचना पड़ा। तो इस तरह से मैं किसी के सामने जाके, हाँ मैंने चैलेंज स्वीकार किया है, तो उसका जो भी मार्ग मुझे मिलता रहेंगे, क्योंकि मैं इस तरह से मैं आगे बढ़ती रही। और 2008 में क्योंकि श्रेयांश को अपना बिजनेस बढ़ाना था, तो उन्होंने बोले कि मैं अभी एक्टिविटी स्टॉप करता हूँ। तो फिर मैं पत्री जी को कॉल करके बोली कि अभी एक्टिविटीज़ नहीं है, और मुझे अंदर से मेरे इंट्यूशन भी कहने लगा कि आपको वापस हैदराबाद जाना है। तो मैं 2008 में फिर से मैं हैदराबाद आ गई। इसके बीच में जगह जगह बहुत सारा 3.5 साल मैंने बहुत प्रचार का सब काम करके उसके बाद मैं रिटर्न चले गई। रिटर्न जाने के बाद मैंने सर से कहा कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती हूँ सर, मुझे जॉब करना है। तो फिर उन्होंने मुझे परमिशन दिया, ठीक है तुम जॉब कर लो। तो मुझे एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब मिला था हैदराबाद में। वहाँ पर सब मैनेजमेंट ट्रेनीज़ बच्चे लोग थे, गर्ल्स बॉयज़। तो मुझे रेसिडेंशियल जॉब मिली। उसके बीच में मेरे 2 पेट्स में एक पेट मुंबई में ही गुजर गया और एक मेरे साथ था। तो मैंने उधर पहले ही कहा कि अगर आप मेरे पेट को अलाउ करेंगे तो ही मैं रेसिडेंशियल जॉब में आ सकती। तो वो लोग ने अलाउ किया। तो मैंने 6 इयर्स वहाँ पर मैंने जॉब किया, लेकिन मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती थी। तो हर साल नए स्टूडेंट्स आते थे, तो वो लोग को मैं कैंपस में रहते हुए मैं ध्यान सिखाती थी। और बीच में जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी मैं पत्री जी के सेशंस में जाती थी। तो एक 6 इयर्स मैंने वहाँ पर जॉब किया। लेकिन वो 6 इयर्स में भी एक कारण था, क्योंकि मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं तो भी था कि मैं चाइल्डलेस हूँ, और मुझे वो कभी कभी वो फीलिंग आती थी। तो वो 6 साल में जब वो बच्चों के साथ में रही हूँ,
तो उसमें उनके साथ में वो हर स्टूडेंट मुझे एक माँ की तरह ट्रीट करने लगे, और वो लोग मैम नहीं, माँ बोलते थे, आई बोलते थे, ऐसे अलग अलग माँ के रूप में मुझे ट्रीट, इवन बॉयज़ और गर्ल्स, मैं गर्ल्स की इंचार्ज थी। तो उस तरह से मेरा मदरहुड अलाइव हो गया, और मैं उस जो ब्लॉक था वो पूरी तरह से निकल गया कि, और एक दिन पत्री जी मुझे कहा है कि बच्चे पैदा नहीं करने से क्या आप माँ नहीं बन सकती हो, आप माँ ही हो। तो वो भी करेक्ट है उन्होंने जो कहा, बोले कि आपका पेट के लिए आप पेट को ही इतना ये केयर करोगी, दूसरे जो कुत्ते रास्ते पे है उनको नहीं ये करोगी। तो इस तरह के जो लेसन्स है मुझे उन्होंने सिखाया, तो मैं रास्ते के भी डॉग्स को एक्सेप्ट करने लगी। और जब भी मुझे वो फुलफिल हो गया मेरे मदरहुड, तो मुझे ऑटोमेटिकली वापस मैं हैदराबाद से मैं शिफ्ट होके मैं मुंबई आ गई वापस। तब तक मेरे लिए यूनिवर्स में स्पेस ओपन किया है, तब तक मेरे ब्रदर्स सेपरेट हो गए, तो मेरी माँ अकेली हो गई, और वो मुझे बुलाने लगी कि अभी मेरे कोई देखभाल करने वाले नहीं है, तो मुझे आके संभालो। तो मैं डायरेक्टली उनके पास गई रहने के लिए, और वहाँ से मैं ज़्यादातर मेरा प्रचार का काम करती थी। लेकिन वहाँ भी चैलेंज, मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं बाहर जाए, वो बोली कि ध्यान घर में बैठ के करो। तो मैं बोली नहीं, मैं इसके लिए नहीं हूँ, मुझे आपको जाना भी देना है, क्योंकि आपके दूसरे बेटियाँ भी हैं, वो लोग आपको संभाल सकते हैं। जब भी मैं जाऊँगी तभी वो लोग आपको संभालना है, मेरे पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना। तो वो भी एक चैलेंज मैंने पार करके उनको अंडरस्टैंड किया। भले वो ध्यान करती थी, वो शाकाहारी थी, बट वो अंडरस्टैंड नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैं वो चैलेंज को पार करके मैं जाती थी हर जगह, और ध्यान का प्रचार, और इस तरह से मैं गुजरात में हर जगह में, महाराष्ट्र के बहुत सारे जगहों में मैं जाने लगी, और मैं मेरा प्रचार का काम करती रही मैं। तो इस तरह से ये जो फैमिली इश्यूज़ है वो भी मैं लेते हुए, इवन मेरे ब्रदर्स भी बोलते थे कि ये क्या कर रही हो, तुमको जॉब करना चाहिए। लेकिन अभी मुझे जॉब करने का कोई इच्छा नहीं थी, मैंने वहाँ से भी छोड़ा है, जो इंस्टीट्यूट से वो लोग मुझे दोबारा बुला रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं। तो उसके बीच में जब भी मैं आ गई, तो मैं जॉब के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन पत्री जी एक दिन मुझे एक सेशन में सेशन होने के बाद मुझे डांटे भी है कि तुम क्या करोगे जॉब करके, तुमको कितना पैसा चाहिए जीने के लिए, दूसरी बार तुम जॉब का ये मत करो। तो मैं मेरे मन में सोच रही थी कि वो मेरा मन के बातें रीड कर रहे थे, तो मैं मेरा कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन शायद वो उनका ही काम है वो सब देखभाल करने के लिए। लेकिन यू वोंट बिलीव मैम, मैं कैसे छोटे इतना कम अमाउंट्स में मैं सब जगह प्रचार के लिए जाने लगी, और कुछ समय के बाद फिर लोग मेरे आना जाना, टिकट और रहने का प्रबंध करते थे। 2016 तक मैं मेरा ओन मनी से जो भी है उसे मैं ट्रैवल करती थी, और लेकिन 17 से लोग मेरे टिकट्स वगैरह आना जाना रहना वो लोग प्रबंध करते थे, और मैं तब से जाने लगी। अवनी जी, यहाँ तक कि आपकी जो लेसन्स की यात्रा थी वो पूरी हुई काफ़ी हद तक, तो क्या आपके जीवन के बाद बस इसके बाद स्टॉप लग गया, या और कुछ भी आपने नया सीखा जो कि एक नए परिवर्तन आपके अंदर लेके आया, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ये 2011-12 से 2 साल में शुरू हो गया। जैसे पहली बार जो पिरामिड सेहत विजडम के एकेडमी स्टार्ट हुए थे, तो उस एकेडमी में मैं 2 साल प्रेमनाथ सर और बालकृष्ण सर के पास मैंने सेहत
विजडम सेहत मास्टर और उनके बुक्स में पढ़ने लगी। और सेहत काउंसलिंग्स किस तरह से करते थे, सब तेलुगु में होता था। और उस काउंसलिंग एकेडमीज़ में 3-4 डेज़ का एकेडमी में मैं रह के मैं उनका जो भी नॉलेज है मैंने वहीं से पाया है। लेकिन 2016 में जब भी बालकृष्ण सर फर्स्ट टाइम सेहत विजडम वर्कशॉप लेने आए थे पुणे में, तब मैं मुंबई में रहती थी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आपको ट्रांसलेशन करने को आना है मराठी में और मैं आ रहा हूँ। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं उस एकेडमी में उस सेशन में मैंने अटेंड किया है। और वहाँ पर मैं इतना फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी, लेकिन बहुत बढ़िया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन मुंबई में भी हुआ है, फिर वहाँ पर काउंसलिंग्स भी होने लगा। लेकिन वो काउंसलिंग्स ऑटोमेटिकली होने लगा और मुझे बहुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। और उस दिन मुझे लगा कि मुझसे सेहत मास्टर कनेक्ट हो गए और ये सब वही करा रहे हैं। तो तब से मैं काउंसलिंग्स करने लगी। काउंसलिंग्स करते करते मुझे ये भी पता चला है कि सभी का जर्नी है अलग अलग है। सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार आए हैं, जो भी चैलेंजेस लेके आए हैं। अगर काउंसलिंग करने के टाइम सिर्फ उनका जो प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंज है, उस हद तक ही मुझे उनको ट्रीट करना है। उनके इमोशंस को मुझे नहीं लेना है। तो मैं उनके साथ बात करने से और जैसे उनको ध्यान में उस प्रोसेस में बिठाने के बाद मुझे पता चलने लगा कि उनका इश्यू कहाँ है, उनके कौन से इमोशन से कनेक्टेड है, उनके पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है। इस तरह के आंसर्स मुझे अंदर से मेरे इंट्यूटिव पावर के द्वारा मुझे मिल रहे थे। और उस तरह से मैं उनको काउंसलिंग करती थी। और उनको ध्यान के द्वारा ही और ध्यान करना है, और जो भी मैंने कहा है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप इसमें से बाहर आ सकते हो। और ध्यान तो कंटिन्यूसली आपको करना है। और ये एक इश्यू है जो आपने स्वयं ही उसको लेके आए, आपको आपका जो लेसन्स सीखने के लिए। अवनी जी, जैसे जैसे धीरे धीरे आप सेहत विजडम की वर्कशॉप्स भी करने लग गए, आपका जो कैलिबर था वो धीरे धीरे और निखरता गया और आपने लोगों की काउंसलिंग करनी शुरू कर दी। कुछ आपके पास थर्ड आई विजन्स भी थे, वो भी आपके पास नॉलेज थी जिससे आप दोनों को मिलाकर आगे बढ़ते गए। तो मैंने ऐसा सुना है कि सेहत विजडम की एक बारी वर्कशॉप आपने ऋषिकेश में भी हिंदी में ट्रांसलेशन करी है। तो आप जब लोगों की काउंसलिंग करते उससे, क्योंकि हम हर चीज़ को जीवन में कुछ न कुछ सीखते हैं, तो आपके पास जब आप लोगों की काउंसलिंग करते हैं या किसी एक काउंसलिंग के अंदर आपका कुछ ऐसा अनुभव जिसमें आपने अपने लिए कोई खास चीज़ सीखी हो, वो अनुभव हम आपसे जानना चाहते हैं। हर काउंसलिंग में हर मास्टर जो भी वहाँ पर आता है, उन लोग के जीवन में अलग अलग चैलेंजेस वो लेके आते हैं। और एक एक काउंसलिंग में मुझे बहुत सारा नया मुझे अनुभव होता है कि ऐसा भी होता है हर लाइफ में। मैंने एक बार एक मास्टर, दिल्ली के मास्टर, उनका मैंने काउंसलिंग किया था। एक्चुअली वो अपने बेटी से बहुत, अभी बेटी कुछ 12-13 साल की थी, उस बेटी का बहुत प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही थी। वो लड़की कोई बात नहीं सुनती थी और बहुत एग्रेसिव थी, बहुत वायलेंट थी, एरोगेंस थी और हमेशा उल्टा ही जवाब देती थी। तो उनका एक बार मैंने जो काउंसलिंग करने में बैठी थी, तो मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जब ये वो गर्भाशय में उन्होंने उस बच्ची को एक इंजेक्शन दिया है
कि अभी कुछ वो सब अननेचुरल थेरेपीज़ है, और अगर अपने बच्चे को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है, जो क्लोनिंग जैसा, और बहुत इंटेलिजेंट करना है, तो ऐसे अलग अलग इंजेक्शंस होते हैं। तो उन्होंने बहुत कॉस्टली उस इंजेक्शन को उस एम्ब्रियो में उसने इंजेक्ट किया है, और उस फीटस उनको बोल रही है माँ को, मुझे मत करो, मैं बहुत सही हूँ, लेकिन फिर भी उनको ये सब ज्ञान नहीं है, और उन्होंने तो उस इंजेक्शन के वजह से उस लड़की को उस इफ़ेक्ट है। और मुझे तो बहुत शौक़ हुआ वो देख के। तो पहली बार मुझे इस तरह का जो एक्सपीरियंस मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि जो पत्री जी मुझे कहा है कि मैं इस तरह का ट्रीटमेंट लेने वाली थी, क्योंकि मेरा जो मैरिज दांव पे लगा था, तो मैं उसके लिए भी तैयार हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैंने वो सब किया नहीं, तो पता नहीं मुझे क्या, मैं क्या फेस करती थी। तो उसके लिए मैं पत्री जी को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि उस तरह का सिचुएशन में से मुझे बचाया है। तो इस तरह का भी बहुत लोग अपने पैसे के और अपने स्टुपिडिटी के वजह से अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तो अवनी जी, जैसे जो अभी आपने एक केस बताया, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि जो एक सोल है, सोल के जीवन में चाहे कोई सीखना या सिखाना, दोनों काम इसलिए आते हैं कि उसे कुछ सीखना। अगर हम ओपन होते हैं तो हम काम करते हुए भी उसमें से कुछ सीखते हैं। तो आपका जैसे ये इतना अच्छा अनुभव था कि आपने इसमें से अपने पास्ट को भी कनेक्ट कर लिया कि अगर यही काम जो आज हो रहा है उस बच्चे के साथ हुआ है, यही काम मैं करती तो मेरे साथ क्या होता। तो वो कहीं ना कहीं जो ये परिस्थिति आई, ये परिस्थिति आपकी सोल आपको भी सिखाने के लिए एक चैलेंज सामने लेके आया। तो ऐसा कोई और अनुभव आपका हो, चाहे थर्ड आई का हो, जैसे आप काउंसलिंग भी करती हैं, तो हम उसको भी जानना चाहते हैं, ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि जो सोल है वो अगर कुछ लेकर आई है तो हमें फ्लो के साथ उसके साथ चलते रहना चाहिए। उसमें जो पत्री जी ने एक नॉन इंटरफियरेंस की बात कही है, उसको हम कैसे जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करें, एक सोल कैसे जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करें। तो आपने अपनी इस यात्रा में कुछ और ऐसे अनुभव किए हों तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो इसके चलते हुए मुझे बार बार मेरे मन में इस तरह के सवाल आते थे कि बहुत लोग अभी उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे, और क्यों नहीं हो रहा है, वो रीज़न है। तो मेरी एक मास्टर है पुणे में, शिल्पा माने करके, तो हम कनेक्ट हो गए, और कभी कभी हम साथ में ध्यान का सेशंस भी लेते थे। तो उनको ऐसा एक विजन आया था, महाकाली माँ ने उनको कहा है कि गर्भ संस्कार का सेशंस लेना है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि माँ आप मेरे साथ जुड़ के हम इस सेशन करेंगे। तो मैं बोली ठीक है, हम 21 डेज़ करेंगे। और तो हम मराठी में दिव्य गर्भ संस्कार, क्योंकि दिव्य क्यों रखा है कि पूरा फैमिली को लेके उसमें पूरा फैमिली इन्वॉल्व होना चाहिए। तो सिर्फ एक स्त्री के लिए नहीं है, पति, उनके सास ससुर, उनके माता पिता सब भी इन्वॉल्व होना है। कभी कभी एक स्त्री को सेकंड बच्चा भी है, तो फर्स्ट बच्चे को भी कैसे उसे कैसे सिखाना है कि अभी आपको कोई बहन भाई आने वाले हैं। तो ये हम 21 डेज़ किए थे। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर ये मुझे पहले पता होता कि इस तरह से भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं है, इसके लिए मुझे वो नॉलेज तब आया नहीं है, लेकिन अभी आया है। तो ये नॉलेज मैं सबको
हम दे सकते हैं। तो यही मैंने सीखा है कि अगर मुझे वो पहले नॉलेज आता तो मैं उसको डेफिनेटली ट्राई करती थी, लेकिन मुझे वो तभी वो नॉलेज नहीं आया। मुझे 2 साल पहले वो नॉलेज आया है। और अभी कितने सारे लेडीज़ अभी प्रेग्नेंट हुए हैं और उनके जो इश्यूज़ है, जो यूट्रस प्रॉब्लम्स है, पीरियड्स प्रॉब्लम्स है, मेनोपॉज प्रॉब्लम्स है, तो इस इश्यूज़ को भी काफ़ी उन लोग उसमें से बाहर आए और काफ़ी लेडीज़ प्रेग्नेंट हो गए। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक्चुअली आई एम बिकम द गिवर। मैं रिसीव नहीं कर पा रही, लेकिन मैंने ऐसा एक लेके आया है, माध्यम बन गए। माध्यम बन गए। मुझे ऐसा पावर दिया गया है कि आपको भले नहीं हो, लेकिन आपके सामने, और वो बहुत ग्रेट मास्टर्स है। उनको जब भी वो लोग मुझे बताते हैं कि बच्चा होने के बाद ऐसे एक मैम का एक जो एग्ज़ाम्पल है, उनको 3 लड़कियां थी, उसमें से एक लड़की गुजर जाने के बाद 2 लड़कियां हैं, लेकिन वो चौथे बार ट्राई की है। तो उनको लड़का ही चाहिए था, लेकिन घर वाले ने बोला है कि दोबारा लड़की होगा तो हम उसको टेस्ट करेंगे और निकाल देंगे। तो वो इस संस्कार में ज्वाइन हो गई। तो मैंने उनको पहले से ही कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम डरना नहीं, इस बार लड़का ही होगा। और धीरे धीरे आप ध्यान कीजिए और आपके जो सोल के साथ कनेक्ट हो जाइए। तो ठीक है, तो वैसे करने लगी और उसको भीष्म पितामह का सोल उनमें एंटर हो गया। और वो पूछी है कि आप कौन है, तो वो बोले मैं भीष्म पितामह का कॉन्शियस हूँ। तो वो बोली कि इतना बड़ा कॉन्शियसनेस कैसे मेरे में आ सकता है माँ। मैं बोली उसी को पूछो। उन्होंने कहा है कि आप कोई कम स्त्री नहीं, आप भी बहुत महान शक्ति हो, तो इसके वजह से मैंने आपको चुना है। तो इस तरह के भी हमें उस जो गर्भ में है बच्चे, जो हाईएस्ट सोल्स है, वो अपने माँ से संपर्क करने में, और इतने बड़े मास्टर्स भी आए हैं। तो अवनी जी, इससे आपने मतलब आपकी सोल ने क्या लेसन लिया? आपकी सोल इवॉल्व हो रही है, आपकी सोल गिवर है, वो ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो भी कुछ ले रही है। वो एक हैप्पीनेस, आपको सेटिस्फेक्शन, बहुत हैप्पीनेस मिल रहा था। और जब भी मैं वो बच्चे लोग को देखी भी हूँ जाके, तो वो लोग मेरे आँखों में आँखें डाल के वो लोग मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करने लगे। तो ऐसे तो हम कभी भी नहीं एक्सपीरियंस किए, लेकिन इस ग्रेट बच्चे जो धरती पे आए, वो लोग कितना हमें कनेक्ट हो रहे हैं। और मुझे ऐसा बहुत हैप्पीनेस हुआ कि मैंने जो साधना की है इतने वर्षों से, और तो मुझे इस तरह के भी सिद्धियाँ दिए हैं मास्टर्स, और बहुत सारे पावर्स भी दिए हैं। मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा। तो मैं पत्री जी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके अलावा ये हो नहीं सकता है। आपने मुझे दिया, मैं इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका ग्रैटिट्यूड। तो ये मुझे हैप्पीनेस अभी भी मिलता है। मेरे को हुआ नहीं करके मैं कभी भी वो फीलिंग में नहीं हूँ। तो अभी आपके पास जो एक गिल्ट था, जो बार बार बीच में से ऊपर उठता था, एक क्या कहते हैं, बबल की तरह उठता था और फिर फटता था, वो चीज़ बिल्कुल सेटल हो गई, पूरी तरह से सेटल हो गई। तो आपके जीवन के अंदर अभी आप और प्रचार प्रसार कर रही हैं। ये तो आपका एक साइड है कि आप काउंसलिंग करती हैं। आप काउंसलिंग के साथ साथ लोगों को क्या चीज़ प्रेरित करती है? आपको क्या लगता है कि एक बार काउंसलिंग करने के बाद वो तो उसका वो प्रेजेंट ख़त्म हुआ, बट आपको क्या लगता है कि अगर उनको तैयार किया जाए हमेशा के लिए, ताकि उनके अंदर से जो उनके बचे हुए, दबे हुए जो उनके बीज हैं, वो पूरी तरह से उखड़ के बाहर आ जाएं और समाप्त होकर वो भी एक नया सुखमय जीवन जी सके?
तो अभी तो मैं जगह जगह जाती हूँ और मुझे जहाँ लगता है कि जो मास्टर अभी रेडी है तो उनको मैं एक एक को पिक करके उनको उनके साथ में रेगुलरली संपर्क में रहती हूँ। वो लोग भी मुझे कॉल करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आज ऐसा एक्सपीरियंस है। तो जब भी जो मास्टर रेडी है तो मैं उनको पीछे हटती नहीं हूँ। वो लोग कितने भी बजे मुझे कॉल करने दीजिए, लेकिन मैं कॉल उठाती हूँ और उनके क्वेश्चंस को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि जब भी मास्टर रेडी हो जाता है तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी वो लोग। तो इस चैलेंजेस से हम कैसे बाहर आ जाए, इवन भौतिक में भी और आध्यात्मिक में भी, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही नहीं हूँ। वो लोग बहुत सारे ग्रुप्स में जाते हैं, उधर अलग अलग सुनते हैं, तो वो लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एक्चुअली हमें क्या करना है। तो उस कन्फ्यूजन से वो लोग मुझे कॉल करते हैं कि अभी हमें एक्चुअली क्या करना है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत सारे, तो मैं उनको कहती हूँ कि इस तरह के बुक्स पढ़िए। सबका सुनना है, लेकिन आपको जो सही लगता है और आप बुक्स पढ़िए, इससे आपको बहुत सारा नॉलेज। तो इस तरह से मैं बहुत लोगों को गाइड करती हूँ ताकि वो लोग पीछे नहीं हटे। उनका जो चैलेंज से बाहर आने के बाद अभी उनको क्या करना है। आपके जैसे बहुत सारे लोग को ऐसे प्रश्न है, तो आपको अभी उनको हेल्प करना है। जिनको रिलेशनशिप इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, क्यों हुआ, आप कैंसर से कैसे ठीक हो गए, क्योंकि दुख था आपको, उस क्रोध था, तो वो क्रोध सब निकल गया है। कैंसर क्यों आता है, तो जैसे जैसे आप उसको क्रोध से और दुख से बाहर आ जाएंगे तो उसमें आप कैसे ठीक हो गए, तो आप दूसरे को बताइए। तो जैसे वो लोग करने लगते हैं, फिर उन लोग को मेरे सेशंस में उनको बुला के, उनसे से सेशंस में रहती हूँ वहाँ पर, लेकिन उनको कहती हूँ कि आप लोग सेशन लीजिए, आप स्वाध्याय कीजिए, आप सुबह सकाल में 4 से 5 बजे मेडिटेशन होता है, आप ध्यान लीजिए। तो उनको इतना एक्साइटमेंट होता है कि उनको उस प्लेटफॉर्म तक कोई नहीं लेके जा सकता है। वो बोलते हैं कि महाराष्ट्र के अलावा आप दूसरे हिंदी इसमें भी हमें लेके जाते हो, वहाँ भी आप क्लास बुलवाते हो, तो उनको कितना प्रोत्साहन मिलता है। तो वो लोग भी आगे बढ़ते हैं। हमें इस तरह से एक मास्टर तैयार होने के बाद वो कितने लोगों को मास्टर बना सकते हैं, कितने लोगों के साथ ध्यान प्रचार कर सकते हैं। तो अवनी जी, मैंने आपको बहुत सुना है पीएमसी हिंदी चैनल के ऊपर भी और जूम क्लासेस के ऊपर भी, कि आप अलग अलग बुक्स के ऊपर स्वाध्याय करती हैं और नई नई बुक्स के ऊपर करती है। ये नहीं है कि एक पुरानी बुक को लेके आप नई नई बुक्स को लेकर करती है। तो आपका हर बुक के अंदर जब आप उनका स्वाध्याय करती हैं तो हर बुक से आप कुछ नया सीखती होंगी। तो मैं आपसे कुछ ऐसा अनुभव सुनना चाहती हूँ कि आपने अभी ध्यान में परिपक्व भी हो गई, प्रचार प्रसार भी करने लग गए, फिर भी आप नई बुक्स पढ़ रही हैं और उनसे कुछ आप सीख रही हैं। तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज की डेट में आप ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसको आप लोगों तक भी पहुँचा रही हैं और आपकी अपनी सोल ने भी कुछ सीखा, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने ये लॉकडाउन के समय एक बुक, एक उड़ीसा के एक मास्टर ने पत्री जी को वो बुक बता रही थी, थ्रू द चक्रास एन एडवेंचर इन द 7 गोल्डन पिरामिड्स। तो मुझे वो टाइटल पढ़ते ही मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई और वो ऐसे 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 बताने लगी, तो मुझे वो बुक चाहिए था। तो वो काफ़ी कॉस्टली बुक है। अवनी जी, मैं आपसे बीच में ही रोक रही हूँ कि कौन से राइटर की बुक है? सावित्री देवी न्यास सिमसिम। एक्चुअली वो एक अमेरिकन है, लेकिन वो क्रिया योगी है, तो योगानंद परमहंस के शिष्य रह चुके हैं, तो उन्होंने उनको नाम दिया है। तो उनका बुक है वो, और वो अमेरिका में अभी भी है। तो वो युगों का ऊपर बुक्स बहुत लिखी है। तो उनका ये जो बुक में
तो मैं पढ़ने लगी तो उन्होंने पूरा द्वापर युग में जो महाभारत में उस समय के स्थिति में हर एक जो महारथी है, जो पंच पांडव है, वही लोग एक एक पिरामिड के अधिपति है। और द्रौपदी माँ कौन है, तो मैं वो सब पढ़ के मुझे तो आश्चर्य हो गया कि एक्चुअली, और वो 7 गोल्डन पिरामिड्स और रिवर नाइल में उस समय वो एग्जिस्ट थे। और हर पिरामिड में हर एक ऊर्जा और हर मास्टर हर एक ऊर्जा के साथ उन लोग ने इतना अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन किया है। तो मैं उसको बहुत अंडरलाइन की मैंने, हर एक उसको एक्चुअली वो काफ़ी हाई इंग्लिश है और पत्री जी कहते हैं कि हम सिंप्लीफाइड वे में सभी तक पहुंचाना है। तो मैं वो सब अंडरलाइन करके मेरे सिंपल लैंग्वेज में मैंने उसका नोट्स बनाए और फिर मैं एक 7 डेज़ का रहता है वो, 7 डेज़ में अलग ऊर्जा होती है, वो सब मास्टर्स कनेक्ट हो जाते हैं। और मैंने वो एक्चुअली वो 7 चक्रास के ऊपर मैंने सेशन किया है। उसके बाद एक स्पिरिट बेबीज़, जब भी मैं ये गर्भ संस्कार कर रही थी तो मेरे एक मास्टर के द्वारा मुझे स्पिरिट बेबीज़ का एक बुक मिला है। तो स्पिरिट बेबीज़ के ऊपर और अभी ओपनिंग्स हुआ है कि कैसे वो स्पिरिट बेबीज़ अपने माता पिता को सेलेक्ट करते हैं और ये कैसे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, और वो क्यों उनके उस पेरेंट्स को वेट कर रहे हैं। वो माँ कितने चैलेंजेस फेस किए, लेकिन कुछ लाइफ टाइम्स में उनसे वो कुछ गलतियों के वजह से छूट गया, फिर भी वो सोल उसी माँ के पास आके उस कर्म बैलेंस करना चाहती है। और वो जो मास्टर ने बुक लिखा है, मुझे अभी उनका नाम नहीं मालूम है, तो वो जब भी वो माँ आती है उधर उनसे काउंसलिंग लेने के लिए, तो वो स्पिरिट्स उनको दिखाई देने लगते हैं और वो बताते हैं कि ये माँ एक्चुअली क्या करना चाहिए, अभी मैं रेडी हूँ आने के लिए। तो उसमें ये एक्चुअली ये फॉरेन बुक है, तो बहुत सारे माएँ अल्कोहलिक्स रहते हैं, ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं, लेकिन उस बीमारी के कारण वो सोल एंटर नहीं कर पाती है। तो वो बताते हैं कि किस तरह से अपने आप को हील करो, जो भी चैलेंज है उसे पार करो, अभी मैं आने के लिए रेडी हूँ। तो उसमें भी अलग अलग स्पिरिट्स ने अपने माँओं को और अपने पिता को चुना है, और कुछ लोग आए हैं फिर चले गए, विंडो शॉपिंग करने के लिए आए हैं और फिर अपने माँ के गर्भ से देखे, कुछ अंदर से ही चले जाते हैं या कोई बाहर आके एक दिन या कुछ समय रह के वापस चले जाते हैं। कोई स्पिरिट्स सोल्स ये घर सही नहीं है, ये माँ अभी तक रेडी नहीं है, इसके लिए हमें जाना चाहिए, तो वो लोग उसका अपना अपना एक्सपीरियंस लेने आते हैं। आप इतना प्रचार प्रसार कर रही हैं और आप एक ही स्टेट पे स्टिक नहीं हैं। पहले आप मुंबई में थी, फिर हैदराबाद गई, फिर मुंबई गई, तो आपकी शिफ्टिंग चलती जा रही है। तो आज आपकी कौन सी स्टेट में जा रही हैं और कहाँ आप काम कर रही हैं, और अलग अलग स्टेट्स में जाकर काम करने का आपका क्या क्या अनुभव है, इसके बारे में जानना। अलग अलग प्लेसेस में, अलग स्टेट्स में, महाराष्ट्र में पहले तो इतना तुरंत स्वीकार नहीं होता था और एक्सेप्टेबल भी नहीं रहते थे, और ये क्या नया, लेकिन धीरे धीरे उसमें से एक पर्सन बाहर आने से धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। फिर जब भी मैं अहमदाबाद में गई तो वहाँ पर भी बहुत सारे जगहों में जाना पड़ता था, व्हीकल नहीं होती थी तो बाइक में जाते थे सब जगह। तो इस तरह से वहाँ पर लोग एक्सेप्ट करने लगे और ध्यान का धीरे धीरे प्रचार हुआ। अभी तो काफ़ी पिकअप हो गया, गुजरात में बहुत नए नए मास्टर्स आए हैं। भी जब भी ऋषिकेश में जब भी मैं 2 साल यहाँ पर रही हूँ तो गली गली में हम जाते थे, लेकिन इस भूमि में मुझे एक ही बहुत संतुष्ट है कि किसी ने ऐसा पैम्पलेट्स फेंके नहीं,
वो बहुत प्यार से, क्योंकि एक योग भूमि है तो हम योगा के बारे में कुछ बता रहे करके वे लोग बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करते थे। पहले साल में हम जितना चाहे उतना जो प्रचार किए, फिर भी काफ़ी लोग आए, बहुत अलग, बहुत गुरुओं के आश्रम में हम गए हैं, उनको मालूम है। लेकिन एक्चुअली जब भी यहाँ पर आए हैं और उस 2 घंटे के ध्यान में उनमें बहुत सारा चेंज हो गया। एक्चुअल मेडिटेशन क्या है वहीं पर उनको टेस्ट मिला है। तो अभी जो मैं महाराष्ट्र में जाती हूँ, लेकिन थोड़े लेडीज़ बहुत आगे आगे हैं अभी, हर कोई, क्योंकि जूम सेशंस में बहुत सारे अटेंड हो रहे हैं, तो जेंट्स थोड़े अभी आगे धीरे धीरे आ रहे हैं। तो फिर भी लेडीज़ काफ़ी काम कर रहे हैं। तो अभी मूवमेंट महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया तरह से पिकअप हो गया है। तो बहुत इंटीरियर छोटे छोटे गांव में भी अभी लोग रेडी है। नासिक में भी अभी अच्छा सेशंस हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में, अपने पुलिस स्टेशंस में और जेल में, उनके पुलिस एकेडमी में, और सिविल हॉस्पिटल में रेगुलरली हो रहा है। रेगुलरली मेडिटेशंस हो रहे आ रहे हैं, लेकिन अभी मूवमेंट काफ़ी पिकअप हुआ है। अवनी जी, इतनी अच्छी यात्रा के चलते चलते आपने प्रचार प्रसार भी इतना कर दिया, और जो सेवा का भाव आपका बचपन से आपके पास आया था वो आपने आज समाज में देना शुरू कर दिया, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होती है, असली हैप्पीनेस आपके पास आ रही है। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी इतनी सुंदर यात्रा हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हम आपसे अपने दर्शकों के लिए कुछ खास संदेश चाहते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं प्रचार कर रही थी तो एक इंसान को भी मैं जब भी ध्यान सिखाती तो मुझे आनंद मिलता था, एक आत्मा आनंद, कि मैंने किसी को ध्यान सिखाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये हैप्पीनेस हमें लाखों रुपए मिलने से भी नहीं प्राप्त हो सकती। अगर आप शुरुआत करेंगे, एक इंसान को भी आप ध्यान सिखाएंगे, इस दिव्य ऊर्जा में कनेक्ट कराएंगे उनको इस कॉस्मिक पावर से, तो अनगिनत आपको आनंद मिलेगा और बहुत ऊर्जा मिलती है। हम जब भी ध्यान सिखाते हैं और काम करने के लिए हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और ऊर्जा से हमें टायर्डनेस भी नहीं होता है। मैं कितना ट्रैवल करती हूँ, सब लोग मुझे कहते हैं कि आप कैसी तरह से ट्रैवल करते हो, तो मुझे उस ऊर्जा के साथ मैं रहती हूँ। और पत्री जी जो किए हैं, मुझे अभी पता चलता है कि वो इतना ध्यान प्रचार करते थे और कहते थे कि आप लोगों के जो भी एक्सपीरियंसेस मैं सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है। और आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो चैलेंजेस है वो भी सुनने से, वो इतने बड़े मास्टर रह के भी वो बोलते हैं कि आपके चैलेंजेस से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जब भी ध्यान में आए और जैसे जैसे आप अभी तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और तुरंत हमें ध्यान प्रचार का काम करना, शाकाहार होना, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही मैं शाकाहारी हो गई। और हमारे लिए और एक बहुत बड़ा बूस्टर जैसे कहिए, या हमारा पिरामिड्स है, उसकी ऊर्जा के साथ भी हम जुड़ गए, जो पत्री जी ने हमें देके गए हैं। तो हम ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा, सज्जन सांगत्य, ग्रुप मेडिटेशन और स्वाध्याय बुक्स पढ़िए और अपना ज्ञान सभी को देते रहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, अपना ज्ञान अपने पास नहीं रखिए, प्लीज़ शेयर। मुझे इस यात्रा में मैम के साथ बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी, और बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अवनी जी, हमारे साथ थैंक यू मैम, आत्मा की यात्रा शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू।
दर्शकों, हमने अवनी जी से एक युवा क्या सीख सकता है कि जो उसके पास है उसको स्वीकार करो। अगर आपके जीवन में कोई चीज़ नहीं है तो उसको आप और सोर्सेस से हासिल करने की कोशिश मत करिए। आपके पास अगर बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास क्या परिस्थिति है वो परिस्थिति में ब्लेसिंग्स देखिए। आपने कौन सा लेसन सीखना है उस तरफ आगे बढ़िए। कभी भी आप और नई नई चीज़ों से एक्सपेरिमेंट्स मत करिए। केवल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अगर, तो अपनी सोल की इवोल्यूशन के लिए करिए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आनापानासती ध्यान के साथ आप जुड़े रहें, करते रहें। जितना आप करेंगे, स्वाध्याय करती रहिए, सज्जन सागत्य करें, तो आपका जीवन और सुंदरमय होगा। सबको ध्यान सिखाते रहिए, यही सबसे अच्छी सेवा होगी। जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा शो में। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपके लिए एक नए पिरामिड मास्टर की एक नई कहानी के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।